हेलो वेलकम टू एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे लास्ट बार्गेन, क्लास 8 हनी ड्यू पोएम लास्ट बार्गेन। दिस पोएम इज रिटन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। ये पोएम रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है। हु वाज द फेमस पोएट। अ बार्गेन इज एन एग्रीमेंट। बार्गेन का मीनिंग क्या होता है? ये एक तरह का एग्रीमेंट होता है इन विच बोथ पार्टीज प्रोमिस टू डू समथिंग फॉर ईच अदर। लास्ट बार्गेन यानी जो लास्ट का बार्गेन यानी जो डील है। बार्गेन जैसे कि हम मार्केट जाते हैं और वहाँ शॉपकीपर और कस्टमर के बीच भी बार्गेनिंग होती है और उसमें डीलिंग होती है जब उनका सौदा तय होता है। जो शॉपकीपर है वो अपने अकॉर्डिंग जो भी रेट लगाता है और कस्टमर को भी जो रेट सुटेबल लगता है। जब दोनों के बीच में जब कंप्रोमाइज होता है और दोनों का जब एग्रीमेंट हो जाता है तो वो बार्गेन तय हो जाता है। अ बार्गेन इज एन एग्रीमेंट इन विच बोथ पार्टीज प्रोमिस टू डू। ये एक तरह का एग्रीमेंट होता है जिसमें कि दोनों पार्टीज होती हैं और दोनों एग्री हो जाती हैं एंड प्रोमिस टू डू समथिंग, और दोनों के बीच का सौदा तय हो जाता है। यानी जो उनका जो प्रपोजल होता है वो एक्सेप्टेबल हो जाता है for each other. Someone is looking for work, waiting to be hired. Someone is looking for work. Before you read me, these lines are given in your book. Someone is looking for work यानी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो काम के लिए जाते हैं, काम की खोज में जाते हैं। waiting to be hired और हायर यानी खरीदना। यानी जो पोएट है ये अपने लिए वर्ड आई यूज किया है। पोएट की लाइन्स हैं, He strikes a bargain but thinks it worthless. वो बार्गेनिंग करता है लेकिन ये वर्डलेस होता है यानी कि मीनिंगलेस होता है, इसका कोई मतलब नहीं होता है। वो 3 स्टेप पे बार्गेनिंग करने के लिए मॉर्निंग में जाता है तो उसे एक क्या मिलती है, एक किंग मिलता है यानी मॉर्निंग टाइम पे। तो किंग उसे कहता है कि मैं तुम्हें अपने पावर के बल पे खरीदना चाहता हूँ। तो वो जो पोएट रहता है उसको भी रिजेक्ट कर देता है। इसके बाद वो सेकेंड स्टेप पे जाता है। सेकेंड स्टेप में एक आफ्टरनून का टाइम हो गया होता है और ओल्ड मैन मिलता है। ओल्ड मैन भी कहता है कि मैं तुम्हें अलॉट ऑफ मनी दे करके तुम्हें, यानी तुम मेरे साथ चलो और मैं तुम्हें बदले में बहुत सारा पैसा दूंगा। तो इस तरह से वो उसको भी डिनाई कर देता है पोएट। और थर्ड स्टेप पे जब शाम का टाइम हो जाता है तो एक फ्रेरी मिलती है, वो ब्यूटी से उस पोएट को हायर करना चाहती है। इस तरह से वो उसको भी रिजेक्ट कर देता है। लास्ट में वो एक पोएट की एक इनोसेंट चाइल्ड होता है, उसको वो एक्सेप्ट करता है। तो इस तरह से हम पढ़ेंगे आगे की लाइंस तो हमें पता चलेगा कि ये लास्ट बार्गेन इस पोएम का नाम क्यों दिया गया है। फाइनली इन द लास्ट बार्गेन व्हेन ही इज हायर्ड फॉर नथिंग व्हाटएवर ही इज हैप्पी एज नेवर बिफोर। इतना खुश होता है लास्ट में जब पोएट एक इनोसेंट चाइल्ड से मिलता है जो कि सेल से खेल रहा होता है और वो उसके डील को तय कर लेता है और उसे बहुत खुशी होती है क्योंकि उसके पास देने के लिए कुछ नहीं होता है। उस चाइल्ड के पास देने के लिए कुछ नहीं होता है। तो चाइल्ड फेल टू मच हैप्पीनेस। ये लाइन्स है, फर्स्ट स्टेंजा है। Come and hire me, I cried while in the morning I was walking on the stone-paved road. Sword in hand, the king came in his chariot. यानी come and hire me, आओ और मुझे हायर करो। I cried while in the morning, मॉर्निंग का टाइम है, which is very pleasant. I was walking on the stone-paved road. वो आई यहाँ पे पोएट ने अपने लिए कहा है। वो स्टोन पेव्ड रोड से होकर के जा रहा था, यानी जो रोड था वो कैसा था, पथरीला था, स्टोनी था। शॉर्ड इन हैंड द किंग केम इन हिज चैरियट। शॉर्ड यानी किंग अपने चैरियट से होकर के आता है, अपने सिंहासन से होकर के आता है और उसके हाथ में क्या रहता है, शॉर्ड रहता है यानी तलवार रहता है। और वो अपने पावर के बल पे, अपनी सत्ता के बल पे उसको अपने हायर करना चाहता है। He held my hand and said, वो मेरा हाथ पकड़ता है और कहता है I will hire you with my power. वो जो वर्कर रहता है वो कहता है कि I held my hand, I will hire you, मैं तुम्हें हायर करना चाहता हूँ यानी मैं तुम्हें
खरीदना चाहता हूँ विथ माई पावर, अपने पावर के बल पे, यानी मेरे पास इतना सत्ता है, पावर है कि मैं तुम्हें बदले में पावर और सत्ता का तुम यूज कर पाओगे, इसलिए तुम मेरे साथ चलो और मैं तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता हूँ, या मैं तुम्हें हायर करना चाहती हूँ, मैं तुम्हें खरीदना चाहता हूँ। But his power counted for naught, and he went away in chariot. But his power counted for naught. लेकिन उसका जो पावर है वो क्या है, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, मीनिंगलेस है, आज है और कल रहेगा या नहीं, इट इज नॉट श्योर दैट his power will be remain forever. But his power counted for naught, and he went away in his chariot. और वो वापस अपने चैरियट में चला जाता है। इस तरह से जो पोएट है उस किंग को भी डिनाई कर देता है। इन द हीट ऑफ द मिड डे द हाउसेज स्टूड विद द शट डोर्स। इन द, इसके बाद क्या होता है, आफ्टरनून का टाइम हो जाता है, आफ्टरनून का टाइम हो जाता है, यानी कि एट द मिड डे हाउसेज स्टूड विद शट डोर्स, यानी एवरीवेयर आर कॉम्बिनेशन, क्वाइटनेस, सब जगह शांति का माहौल हो जाता है, सबके दरवाजे और खिड़कियां बंद हो गई होती हैं। एवरीवेयर आर साइलेंस फेल ऑल अराउंड, चारों तरफ शांति छा जाती है। आई वॉन्डर्ड अलोंग द क्रूक्ड लेन, वो पूरी पूरे रास्ते में घूमता है। वॉन्डर्ड अलोंग द क्रूक्ड लेन, यानी क्रूक्ड लेन यानी कि टेढ़ी मेढ़ी रास्ता, लेन यानी रास्ता, क्रूक्ड यानी कि जो सीधा सीधा रास्ता नहीं होता है। इस तरह से वो पूरे रास्ते में घूमता है, भटकता फिरता है। एंड ओल्ड मैन केम आउट विथ हिज बैग ऑफ गोल्ड, तभी एक ओल्ड मैन उससे मिलता है और वो कहता है कि उसके पास बैग ऑफ गोल्ड, उसका बैग फुल ऑफ गोल्ड से भरा हुआ है। ही पॉन्डर्ड एंड सेड, तब वो उससे कहता है आई विल हायर यू विथ माई मनी, मैं तुम्हें अपने पैसे के बल से खरीदना चाहता हूँ। ही वेटेड हिज कॉइन्स वन बाय वन बट आई टर्न अवे, वो अपना कॉइन्स एक एक करके काउंट करता है, लेकिन वो बट आई टर्न अवे, लेकिन वो पोएट आगे चला जाता है, यानी वो उसे भी इग्नोर कर देता है। वो जो बहुत सारा गोल्ड कॉइन लिया हुआ था, इतना सारा वेल्थ मनी उसके पास था, तो पोएट उसको भी रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि पोएट के लिए ना तो पावर का इम्पोर्टेंस है, ना ही मनी का इम्पोर्टेंस है कि इतना सारा, वो किसी के अंडर में काम करना नहीं चाहता है पोएट, क्योंकि यदि उसके पास, यदि वो ले लेगा बहुत सारा पैसा तो वो उसके अंडर में उसे he has to do work under control of the old man, और वो फिर जैसा चाहेगा वैसा उसे काम करना पड़ेगा। इस तरह से ये सेकेंड स्टेंजा कंप्लीटेड। नेक्स्ट थर्ड स्टेंजा, इट वाज इवनिंग द गार्डन हैज वाज ऑल फ्लावर। अब इसके बाद मॉर्निंग के बाद आफ्टरनून, आफ्टरनून के बाद इवनिंग का टाइम हो जाता है, शाम हो जाती है। द गार्डन हैज वाज ऑल फ्लावर, जो इवनिंग का टाइम बहुत ही प्लीजेंट होता है, और गार्डन हैज यानी झाड़ी होती है, ऑल फ्लावर, उस समय चारों तरफ फ्लावरिंग हो जाती है, फ्लावर्स आर ब्लूमिंग ऑन द ट्री। द फेयर मेड केम आउट एंड सेड, तभी एक फेयर मेड आती है और कहती है आई विल हायर यू विथ अ स्माइल, मैं तुम्हें अपनी स्माइल से हायर करना चाहती हूँ, यानी वो अपनी ब्यूटी से उसे हायर करना चाहती है। हर स्माइल पेल्ड एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स एंड सी बेंट बैक अलोन इनटू द डार्क। तो ये पोएट का मानना है कि ये जो ब्यूटी है, इट नॉट रिमेन्ड फॉर एवर, ये हमेशा रिमेन रहने वाली नहीं है, इट इज मोमेंटरी। ये ब्यूटी क्या है, थोड़े टाइम के लिए, आफ्टर सम टाइम इट विल बी डैमेज एंड डीके, यानी आफ्टर यूथ स्टेज, यानी व्हेन शी बिकेम ओल्ड स्टेज, ऑल ब्यूटी विल बी फेड अप। तो ये जो फिजिकल ब्यूटी है ये क्या है, फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए है, और वो उसे भी रिजेक्ट कर देता है। हर स्माइल पेल एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स, यानी कुछ टाइम के बाद ये स्माइल टीयर्स में कन्वर्ट हो जाएगी। एंड सी बेंट बैक अलोन इनटू द डार्क, इस तरह से वो जो फ्रेरी है वो अकेले अंधेरे पे वापस चली जाती है। और पोएट डिनाई टू दैट फ्रेरी ऑल्सो, उसे भी वो रिजेक्ट कर देता है और उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करता है। फिर लास्ट स्टेंजा, द सन ग्लिस्टेंड ऑन द सैंड एंड द सी वेव्स ब्रोक बेवॉर्डली। फिर से रात हो जाती है, रात होने के बाद फिर से अगेन नेक्स्ट डे आता है, यानी नेक्स्ट डे का मॉर्निंग टाइम होता है, जो एक नया दिन आता है एक नई उम्मीद के साथ।
द सन ग्लिस्टन ऑन द सैंड। तभी सन अराइज होने को होता है और उसका जो सनलाइट है वो कहाँ पे, सैंड में फॉल होता है। जैसे सनलाइट उस बालू के ऊपर पड़ता है तो वो उसमें शाइनिंग आती है। एंड द सी वेव्स ब्रोक बेवर्डली, और जो समुद्र का लहर होता है वो एकदम बेवर्डली यानी बहुत अनकंट्रोल्ड वे पे वो वेव्स की यानी जो लहरें हैं उसमें उफान आता है। और वो जब लहरों में उफान आता है तो उसमें बहुत सारा सैंड आ जाता है सी शोर पे, समुद्र के किनारे बहुत सारा सैंड आता है। अ चाइल्ड सैट प्लेइंग विथ सेल, और उसमें कुछ सीप आ जाते हैं जिससे वो वहाँ पे एक चाइल्ड बैठा हुआ होता है और वो सेल से खेल रहा होता है। तो चाइल्ड तो इनोसेंट होता है, पता है जो चाइल्ड होते हैं वो एक छोटा बच्चा होता है, वो इनोसेंट होता है, उसे कुछ भी नहीं पता होता है। और वो चाइल्ड इज द फॉर्म ऑफ द गॉड, ऐसा मानते हैं कि गॉड का रूप होता है। और उससे कुछ भी दुनिया की बातें, झूठ फरेब धोखाधड़ी कुछ भी उससे पता नहीं होता है, क्योंकि वो वर्ल्डली वर्ल्डली प्लेजर से काफी दूर होता है। ही रेस्ड हिज हेड एंड सीम टू नो मी एंड सेड, वो अपना सिर ऊपर करता है और सीम टू नो मी एंड सेड, और वो कहता है आई हायर यू विथ नथिंग, यानी वो जो पोएट से कहता है, यानी पोएट जो एक वर्कर्स के फॉर्म में होता है, वो कहता है कि आई हायर यू विथ नथिंग, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता हूँ या तुम्हें हायर करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए। तो पोएट बहुत खुश होता है और उसके प्रपोजल को, उसको डील को एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि पोएट को तो फ्रीडम चाहिए थी, क्योंकि उसने अभी तक जितने स्टेप में सबको उसने रिफ्यूज कर दिया, क्योंकि वो किसी के अंडर में काम करना नहीं चाहता था, उसे फ्रीडम चाहिए थी। क्योंकि यदि वो किसी के साथ काम करेगा, जैसे फर्स्ट स्टेप में हमने पावर के बल पे यदि वो किंग के साथ काम करता तो वो किंग के का एहसान हो जाता उसके ऊपर। इसी तरह ओल्ड मैन का और उस ब्यूटी का के बल पे लास्ट थर्ड स्टेप पे जो फ्रेरी मिली थी, तो इस तरह से वो सबको डिनाई कर देता है। तो इससे इसका ये मतलब है कि पोएट को क्या चाहिए था, फ्रीडम चाहिए था। आई हायर यू विथ नथिंग फ्रॉम हेंस फॉरवर्ड दैट बार्गेन स्टक इन चाइल्ड्स प्ले मेड मी अ फ्री मैन। इस तरह से आगे जो फॉरवर्ड, आगे जो पोएम का जो लाइन है, ये बार्गेन, लास्ट बार्गेन नाम दिया गया है। ये बिल्कुल एकदम मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल है। लास्ट बार्गेन यानी जो लास्ट का उसका सौदा है वो तय हो जाता है। और स्टक इन चाइल्ड्स प्ले, तो यहाँ पे ये पोएट ने कहा है कि ये चाइल्ड फ्री मैन, यानी यहाँ पे ये बताया फ्रीडम को इम्पोर्टेंस दिया गया है कि हमें सबकी लाइफ में फ्रीडम बहुत इम्पोर्टेंट होती है, कि हम अपने अकॉर्डिंग कोई काम करें, हमारा रूल्स हमारे अकॉर्डिंग चले, किसी के अंडर में हमें काम ना करना पड़े, यानी एक पपेट की तरह हमें नहीं काम करना पड़े कि हमारी डोर किसी और के हाथ में हो और हम किसी के अंडर में काम करें। तो इस तरह से पोएट ने यहाँ पे फ्रीडम को बहुत इम्पोर्टेंस दिया है। सो and this poem is written by Rabindranath Tagore. He had written in his lines very beautifully description. Okay, I hope you are able to understand. Thanks for watching my video.